अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 8 है बायो एनर्जेटिक्स। और हमारे पास जो टॉपिक हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ था वो सेलुलर रिस्पायरेशन के स्टेप्स थे, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल देख लिया। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये सेम टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियसली भी लाइट रिएक्शन के अंदर भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मैं बता दूं, आपने रिस्पिरेशन में हम लोगों को पता है कि एनर्जी रिलीज होनी है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वो जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ना सारे के सारे, वो पीछे बन चुके हैं, जैसे NADPH, ठीक है, NADH और FADH। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एनर्जी बननी नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज होनी है, ठीक हो गया। वो किस तरह से रिलीज होनी है हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो स्टेप है ना, ये अकर कहां पे करता है, इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस अकर कर रहा होता है। अब होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस में होता है जी, जो आपके पास NADH और FADH, ठीक हो गया, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रीवियसली आपके पास जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है और उसके बाद क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिर्फ और सिर्फ ये होना होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये दोबारा से चेंज बैक, मतलब दोबारा से तब्दील हो जाते हैं किसके अंदर, NAD के अंदर और FAD के अंदर। डेट मीन्स के इनकी ऑक्सीडेशन होती है, इन्होंने हाइड्रोजन को अपने आप से रिमूव करना होता है, ठीक है, या अपने से अलग करना होता है। अब होता क्या है कि जब NADH और FADH NAD और FAD के अंदर चेंज हो जाते हैं ना, तो इनके चेंज होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि देखिए ना यहां पर हाइड्रोजन जब सेपरेट होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं और हाइड्रोजन आयंस भी बन रहे हैं आपके पास। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है इसके अंदर कि यहां पर देखें, रिलीज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड रिलीज एनर्जी। अब आप लोगों ने ये पॉइंट गौर से समझने, देखिए ये NADH है, इसने हाइड्रोजन रिमूव किया, यहां से निकले आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर जब मूव करेंगे ना, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे मूव कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो वो किस फॉर्म में होगी, ATP। अब यहां पर देखें, आपके पास 3 ADP मौजूद थे, ठीक है। वो जो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अंदर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब वो क्या कर रही है, वो इन 3 ADP के साथ जब फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच करवाएगी तो वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, 3 ATP के अंदर। उसके बाद जब FADH का मोलिक्यूल जो है इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हुए तो वो हाइड्रोजन आयंस बन गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर चलेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी जब रिलीज होगी तो अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में होगी, ATP की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि वो ये आगे चल के आप लोग जो हमने एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है उसके अंदर हम ये पॉइंट पढ़ेंगे कि जो NADH होता है जब ये एनर्जी को रिलीज करता है तो इसके अंदर से 3 ATP, या एक NADH से 3 ATP बनते हैं और FADH से बनते हैं 2 ATP। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो एनर्जी है ये ATP बना देगी। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यहां पर आपको देखें ATP बनती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज रह गई कि सर ये हाइड्रोजन आयंस कहां पर जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयंस के साथ क्या होगा कि बिल्कुल चेन के एंड के ऊपर, जब चेन एंडिंग पर जा रही होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने एनर्जी को रिलीज किया, दूसरा वो जो हाइड्रोजन आयंस थे जो कि यहां से रिमूव हुए, अब होगा क्या कि ये जब चेन के एंड के ऊपर पहुंचेंगे ना ये हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर आपके पास मौजूद है जी ऑक्सीजन। ये देखें यहां पर आपको ऑक्सीजन नजर आ रही है, ये कंबाइन करते हैं इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ। और आपको पता है कि जब हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो अल्टीमेटली फॉर्मेशन हमारे पास किसकी होनी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, लाइट रिएक्शन के अंदर हम लोग जो आपके पास सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जब सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर से पहली बात तो वो हमारे पास रिलीज होती है जी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। दूसरी हमारे पास क्या चीज रिलीज होती है, वाटर। तो अब आप ये देखते हैं और साथ साथ बनती है एनर्जी। यहां पर आपके पास देखें ATP बन रही है, एनर्जी बन रही है ATP की फॉर्म में। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है उस प्रोसेस से या रिलीज हो गई है। उसके बाद
जो थर्ड चीज़ बनती है जी हमारे पास वाटर, और वो वाटर आप देखें कैसे बन रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है ये जब इलेक्ट्रॉन्स एंड के ऊपर पहुंचते हैं और हाइड्रोजन आयंस तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते जाएंगे, अल्टीमेटली वाटर बनता जाएगा। यहाँ से भी जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स चेन के एंड पे पहुंचेंगे, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे और अल्टीमेटली वाटर बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई है जी हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन का टॉपिक। अब एक छोटा सा आर्टिकल है, वो क्या आर्टिकल है जी, यूज ऑफ रिस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेलुलर रिस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी निकल रही है उसका हमारी बॉडी के अंदर यूज क्या है। तो बहुत से प्रोसेसेस के अंदर वो एनर्जी यूटिलाइज होती है, जैसे कि पहला है हमने जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी है मूवमेंट के लिए, या मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट या पूरा होल बॉडी की मूवमेंट करनी है, तो हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस में और मूवमेंट के अंदर ये एनर्जी यूज होती है। पॉइंट नेक्स्ट ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी सब्सटेंस का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना, ये कहलाता है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना होता है जब सब्सटेंसेस ने, उसमें भी एनर्जी यूटिलाइज होती है। फिर जब बायोमोलिक्यूल्स ने सिंथेसाइज होना होता है, मतलब कि एनाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे छोटे मोलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मोलिक्यूल बना देते हैं, उसके अंदर भी एनर्जी यूज होती है। तो बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में भी एनर्जी यूज होती है। उसके अलावा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए ने अपनी मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस, उसमें भी एनर्जी यूज होती है। और माइटोसिस के प्रोसेस, सेल डिवीजन के अंदर भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स उसके बाद जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, के जब भी हमारी बॉडी के अंदर मैसेज कन्वे हो रहे होंगे या बॉडी से ब्रेन की तरफ या ब्रेन से बॉडी की तरफ, तो ये जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती हैं इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। लास्ट में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर भी यही रेस्पिरेटरी एनर्जी इस्तेमाल होती है। और लास्ट में आ गया आपके पास ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, के जो टॉक्सिन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर, उनको तोड़ना और उनको बॉडी से एलिमिनेट करवाना उन टॉक्सिन्स को, ताकि बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना हो सके, उसमें भी यही ये रेस्पिरेटरी एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया और टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।